Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Priyar Concept Classes। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। तो हम लोग पढ़ रहे थे सोशल साइंस को और सोशल साइंस में अभी हम पहुंचे हैं इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में जो हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें हम ऑलरेडी एक चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं डेवलपमेंट को। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटिकल साइंस पे ऊपर बनी हुई दो चैप्टर्स के ऊपर जो वीडियो हैं उसे भी ज़रूर देखें, ताकि आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में भी जो कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज हमारा टॉपिक है, चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज हम जानेंगे कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो सेक्टर्स हैं जिस तरीके से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी वर्ड आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जिन एक्टिविटीज को करने से पैसा अर्न किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज जिसको करने का एम होता है मनी अर्न करना, तो वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पूरी तरीके से, मतलब अगर हम बात करें बड़ी इकोनॉमी है और उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मिलकर ये इकोनॉमी बनी हुई है। और इकोनॉमी हमारी चलती ही इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर में, उन्हें उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो पैसा अर्न करने के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं वही क्या बन जाते हैं, सेक्टर्स बन जाते हैं, यानी डिवीजन बन जाता है। जैसे आप देखोगे कि क्लास में अगर हम बात करते हैं तो क्लास के दो डिवीज़न हैं। एक है जो बच्चे मेल हैं और एक जो बच्चियां हैं जो फीमेल हैं। तो ये क्या बन गया, क्लास के दो सेक्टर बन गए। उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी के भी सेक्टर हैं। और जो हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं उन्हीं के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इस चीज को आप देखने से पहले जो पिक्चर्स दी गई हैं इन सारी पिक्चर्स को एक बार देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये सारी पिक्चर्स से हम फेमिलियर हैं। अगर आप फर्स्ट पिक्चर जो आपके राइट साइड में उसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को दिख रहा होगा कि कोई एक जो पोस्टमैन है वो कुछ डिलीवर करने आया है, अपनी पोस्ट डिलीवर करने आया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हो उसके नीचे जस्ट एक पिक्चर है, जिस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक मेल है जो कुछ सामान उठा के इधर से उधर ले जा रहा है। तो ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पे हमें ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं जो सामान उठाने के बदले में जो है पैसा अर्न करते हैं, यानी कि जिन लोग का वो सामान उठाते हैं वो लोग उनको पैसा देते हैं। सेम वही ऊपर वाला कंडीशन भी अगर आप देखो तो पोस्टमैन भी क्या कर रहा है कि वो जो है कि जिसकी भी पोस्ट है या जिसका भी लेटर है जो भी है वो जो है उनकी तरफ उनके पास तक क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। फिर आप देखो तो आपके लेफ्ट साइड में देखो तो जो पहली पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे दो लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और ये लेबर क्या काम कर रहे हैं कि ये लोग ब्रिक्स बना रहे हैं, या ब्रिक्स के लिए जो मटेरियल है उसे बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद आप जस्ट उसके नीचे आप पिक्चर को देखो तो उसके नीचे जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है तो ये ज़्यादातर बहुत कॉमन पिक्चर है और सब आप जानते होंगे इसके बारे में, कि कोई एक सेल्स पर्सन है। अब सेल पर्सन जो है वो मेल भी और फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे फीमेल है सेल पर्सन, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी दुकानों में जो भी उनका सामान है वो जो कस्टमर आए उनको दिखा रहे हैं। वहीं अगर आप उसके जस्ट नेक्स्ट जो पिक्चर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो जो फीमेल हैं वो क्या कर रही हैं कि वो कुछ मेरे ख्याल से कॉटन है, कॉटन को क्या कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। वो कॉटन पूरा हो चुका है शायद, तो उनको क्या कर रहे हैं, अब ले जा रहे हैं और कोई और प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस में उसको देने के लिए जा रहे हैं।
तो ये पिक्चर अगर आप देखो ध्यान से तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये सारे के सारे जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट वर्क करते हुए, तो ये वर्क करने का इनका एम क्या है? आपको क्या लगता है इनको इनका वर्क करने का एम क्या होगा? ऑब्वियसली ये लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि इस काम को करने के बदले में वो कुछ पैसा कमा पाएं। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। यानी कि ये सारे जो वर्क हो रहे हैं ये किस एम के साथ हो रहे हैं? पैसा अर्न करने के एम के लिए हो रहे हैं। चाहे वो पोस्टमैन है, चाहे वो जो हमको कुली दिखता है जो रेलवे स्टेशन पे सामान लेके जाता है, चाहे वो लेबर जो ब्रिक्स बना रहे हैं, चाहे वो सेल पर वुमेन जो दुकान पे अपने दुकान का सामान बेच रही है, और चाहे जो उसके बगल में दो जो फीमेल हमें दिखाई दे रही हैं वो कपास जो है या कॉटन जो है वो पूरा हो जाने के बाद उसको इकट्ठा कर रही हैं ताकि ये आगे जाके उसको सेल कर पाएं। तो इन सबका जो एम है वो है पैसे अर्न करना। तो पैसा अर्न करने के एम के साथ किया गया कोई भी काम को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अब जरा पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है इसके अंदर में और जानते हैं कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। लेट अस लुक एट दिस पिक्चर। तो हम देख चुके हैं इन सारी पिक्चर्स को। यू विल फाइंड दैट पीपल आर इंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं इसके अंदर में वो कोई ना कोई तरीके का काम कर रहे हैं, और कोई भी जो काम कर रहे हैं उसे पैसा अर्न करने के लिए काम को किया जा रहा है। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स। और कुछ इसमें ऐसे काम भी हैं जिन कामों के अंदर में चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि गुड्स क्या होते हैं। अगर हम गुड्स की बात करें तो हर वो चीज जिसको हम खरीदते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं तो उन्हें गुड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे वही चीजें जो हम खरीदते हैं दुकान से, उन्हीं चीजों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि बनाया जा रहा है। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जहाँ पे सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। सर्विसेज का मतलब होता है कोई भी चीज जिसे हम खरीदते हैं लेकिन खरीदने के बाद हम उसको देख और छू नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? सर्विसेज कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि इनमें से कौन से आपको काम जो है गुड्स प्रोड्यूस करने वाले दिखाई दे रहे हैं और कौन से ऐसे काम है जो आपको सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाले दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। These activities are happening around us every minute even as we speak। तो ये जितने भी काम हमें दिखाई दे रहे हैं ये हर रोज होते हैं और हर एक मिनट होते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस बीच में पता नहीं कितने सारे काम हो गए होंगे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज। और इन सारे कामों को हम कैसे समझ सकते हैं? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू ग्रुप देम, क्लासिफाई देम यूजिंग सम important criterion। these groups are also called sectors। तो ये जितने भी काम हैं, किसी काम में गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है और किसी काम में सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हम सारे कामों को तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह रहे हैं, लेकिन वो सारे कामों के अंदर में कहीं पर तो गुड्स को प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पे सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अब जरूरी हो जाता है कि उनका भी डिवीजन कर दिया जाए। तो उनका जो डिवीजन है वो कुछ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है। अगर वो क्राइटेरिया वो फिल करते हैं तो वो उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया जाता है। अगर वो क्राइटेरिया को फिल नहीं करते हैं तो हो सकता है उसे नेक्स्ट ग्रुप में डाल दिया जाता हो, या जितने भी ग्रुप बनते हैं हर ग्रुप के कुछ अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इनको जानते हैं और इन्हीं सारे जो ग्रुप्स बनते हैं, डिवीजन होते हैं, इन्हीं डिवीजन को क्या कहा जाता है? सेक्टर्स कहा जाता है। तो आगे जानते हैं इनके बारे में। और वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हमने शुरू किया ऊपर जितनी भी पिक्चर हमने देखी उन सारी पिक्चर को हमने देखा और जाना कि वो जो काम है वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और कौन कौन से काम ज़्यादातर गुड्स वाले और सर्विसेज वाले हैं। देर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऊपर जितने भी काम दिए हैं इनके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। आप ये मत समझना कि सिर्फ इतने ही काम जो हैं, इतने ही कामों को इकोनॉमिक एक्टिविटी
कहा जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे वर्क भी हैं जो इकोनॉमी एक्टिविटीज नहीं कहलाते हैं और फिर भी हमारी इकोनॉमी के अंदर में वो हो रहे हैं। अब तो उन एक्टिविटीज को क्या कहा जाएगा? उन एक्टिविटीज को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ऐसे काम जो पैसे अर्न करने के लिए नहीं किए जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कोई ऐसा काम क्यों करेगा जो पैसे अर्न करने के लिए नहीं करेगा? तो ऐसे काम होते हैं जो पैसे अर्न करने के लिए नहीं किए जाते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ और आप कमेंट में मुझे और जो आपके दिमाग में एग्जांपल आ रहे हैं वो जरूर बताना। जैसे जो हमारी मदर है, जो हमारी मदर हमारे लिए फूड कुक करती हैं, क्या वो हमसे पैसे चार्ज करती हैं उसके बदले में? नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी काम होते हैं जिन कामों को करने पे पैसे चार्ज नहीं किए जाते, यानी पैसे अर्न करने के लिए उन कामों को किया नहीं जाता है। तो आप कमेंट में मुझे बताना है कि और कौन से काम जो हैं आपको लगता है ऐसा कि जिसमें पैसे अर्न करने के लिए वो नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ ऐसे वर्क होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर होती हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये हमने शायद ज्योग्राफी में, अगर आपने देखा होगा ज्योग्राफी के अंदर में जो पहला चैप्टर है उसके अंदर में ये बातें हो चुकी हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अभी हम शायद ज्योग्राफी में नहीं आए, तो जब अगला हम शुरू करेंगे तो उसको ज्योग्राफी को ही शुरू करेंगे और उसमें जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल छोटा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ऐसे सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अगर ऊपर आप देखो तो वहाँ पे कॉटन को क्या कर रहे थे, हार्वेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन की, यानी कि कॉटन को उगाने की बात की जा रही है। इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। तो ये जो कॉटन होता है ये कोई पर्टिकुलर इसका सीजन होता है, उस सीजन में ही इनको कल्टीवेट किया जाता है। For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. तो जो भी हमें पता है कि जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से, अगर हम कहें कि 99% जो हैं वो नेचुरल जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं और कुछ एक परसेंटेज ऐसा है जो वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली। तो वो जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि रेनफॉल हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सनशाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, वो जो प्रोडक्ट, जो गुड्स जो वहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कल्टीवेट किया जा रहा है, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू जो है ऐसी एक्टिविटीज़ को किया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। और उसके बाद जब हम कल्टीवेट करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं या कॉटन को कल्टीवेट करते हैं, तो जो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है, यानी कि कॉटन जब उसका सीजन पूरा हो जाता है और जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है तो जो हमारे हाथ में आता है, जैसे ऊपर पिक्चर में आ रहा था, तो वो क्या, उसको क्या कहते हैं हम लोग कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है। Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animal and availability of fodder etc. और वहीं अगर हम देखें तो जो डेयरी जो वर्क होता है, यानी कि जहाँ पर मिल्क से रिलेटेड काम किए जाते हैं, उन्हें डेयरी, वहाँ उसको डेयरी कहते हैं उस जगह को। और डेयरी के अंदर में अगर हम बात करें तो जो भी मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं या मिल्क बनता है, वो भी पूरा का पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, एनिमल्स के। और साथ साथ में जो फॉडर होता है, फॉडर का मतलब जो जानवरों के खाने के लिए जो चारा होता है, जानवरों के खाने के लिए जो भी चीज़ें होती है उसे फॉडर कहा जाता है। तो एनिमल के बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है वो, यानी कि एनिमल जो होता है, एनिमल के अंदर जो है जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं उस प्रोसेस के बाद क्या होता है, मिल्क हमको मिल पाता है। और जब उसको हम फूड देते हैं या जो भी उसके खाने की चीज़ें देते हैं तभी जाकर क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें मिल्क जो है वो मिल पाता है। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। तो जो मिल्क है यहाँ पर वो भी क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है।
तो कहने का मतलब है कि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो हमें नेचर से मिलते हैं या नेचर के जो भी प्रोसेसेस हैं उनके थ्रू वो बनकर तैयार होते हैं, ऐसे सारे जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, उनको हमने प्राइमरी सेक्टर के अंदर में रखा हुआ है। आगे भी है, थोड़ा सा उसको भी बता देता हूँ मैं आपको। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो इसी तरीके से जो मिनरल हैं चाहे ओर्स हैं, हमें पता है कि जो भी सारे मिनरल्स हैं चाहे ओर्स हैं वो हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं, या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनसे मिलते हैं। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन प्राइमरी सेक्टर की दी है, यानी कि जो मैं आपको सेक्टर के बारे में बता रहा था, तो पहला जो सेक्टर बनता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से आकर, वो आता है पहला सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर। तो क्या कहा प्राइमरी सेक्टर के बारे में कि व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो मिल्क हो या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, चाहे वो मिनरल्स हो, और हो, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, उनको हम किसी न किसी तरीके से उनका यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ऐसे जो एक्टिविटीज होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से हम प्रोडक्ट को बना के तैयार करते हैं, ऐसी सारी एक्टिविटीज को प्राइमरी सेक्टर के अंदर में रखा हुआ है। अब क्वेश्चन है कि वाई प्राइमरी, हमने प्राइमरी के अंदर में क्यों रखा है इसको। तो इसका आंसर है दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। तो इसीलिए उसको प्राइमरी के अंदर में रखा है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है उन सारे के सारे प्रोडक्ट की जो हमें और हमें वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो हमें उसके बाद दिखाई देती हैं। तो पहली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, पहला जो काम होता है, वो होता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर में, इसीलिए इसको प्राइमरी एक्टिविटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी सारे एक्टिविटीज का क्या है, बेस है। अभी आपको ये बात हो सकता है ना समझ में आ रही हो, लेकिन जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर जो है बाकी जो भी सेक्टर बनेंगे उन सबका क्या है, बेस है, यानी कि यहीं से शुरुआत होती है और फिर वो आगे जाके बढ़ती रहती है। तो आगे है इसके अंदर में, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के बारे में कहा जा रहा है, सारी एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके करी जाती है उसे प्राइमरी सेक्टर के अंदर में रखा गया है। तो इसीलिए जो है इन इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर में एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से ही जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इसके अंदर में करी जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, इसीलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कह दिया जाता है। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर आता है वो है सेकेंडरी सेक्टर। जरा जानते हैं उसके बारे में कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, वो कौन सा सेक्टर है, वो एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर के अंदर में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हमको मिले हैं प्राइमरी सेक्टर से, उन सारे प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, उन्हें हम बदल रहे हैं, उनको उनका फॉर्म बदल रहे हैं, यानी कि वो जिस फॉर्म में है पहले, जैसे जो कॉटन हमको मिला था, तो हमको कॉटन कैसे मिला था कि हम उसको ऐसे यूज़ नहीं कर, जिस फॉर्म में हमको मिला है उस फॉर्म में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो ऐसी फॉर्म को एक दूसरी फॉर्म में बदल देता है जिस फॉर्म को हम यूज़ कर पाते हैं। तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी से मिली हुई चीज़ों को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, और वो कन्वर्ट करने का काम को क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ये और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, इंडस्ट्रीज में होती हैं, फैक्ट्रीज में होती हैं, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कहा जाता है।
इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, और ये प्राइमरी के बाद जो दूसरा काम है, दूसरा जो वर्क है जो प्राइमरी के बाद आता है, वो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। तो जितने भी प्रोडक्ट हमें नेचर से मिलते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो हमें उनको यूज करने के लिए, उन्हें अपने यूज करने के लिए, यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की जरूरत पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ती है, कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। इस सेक्टर के अंदर मेन काम क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ जो रॉ मटेरियल मिला है हमें प्राइमरी से इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम डायरेक्टली यूज कर पाते हैं जब वो प्रोसेस हो जाते हैं। तो उनको कन्वर्ट करने का काम जो है वो इस एक्टिविटी के अंदर में होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियली, बता चुका हूं मैं आपको। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम। तो ये सारे काम, या तो ये जो प्रोसेसिंग के काम है, कन्वर्जन के काम है, ये काम या तो फैक्ट्री के अंदर में होते हैं, या तो वर्कशॉप के अंदर में होते हैं, या तो घर के अंदर में होते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर में हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो आप देखो जो ट्रीज को हम कट करते हैं उससे पेपर बनाते हैं, तो वो भी फैक्ट्री के अंदर में होता है या इंडस्ट्री के अंदर में होता है। या फिर जो भी हम गुड़ का यूज करते हैं, वो हमें पता है कि उसके लिए भी अलग से मिल होती है या फैक्ट्री होती है। वर्कशॉप के अंदर में जो है कन्वर्जन होता है चीज़ों का, जो हमें मिनरल मिलते हैं, आयरन मिलता है, जो हमें प्राइमरी सेक्टर से, उसको जो हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम उसको अपने बैठने के लिए चेयर वगैरह बनाते हैं, या हो सकता है कि घर बनाने के लिए उससे रॉड बना रहे हो, तो ये सब क्या हो रहा है? वर्कशॉप के अंदर में हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि होम के अंदर में कौन सी चीज़ों की प्रोसेस होती है? आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताओ कि जो घर में किस तरह की प्रोसेसेस होती हैं, जो हमें प्राइमरी से मिलता है, हम उसको कैसे अपने यूज के लिए काम में लेके आते हैं और क्या कन्वर्जन करते हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताना। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, स्पिन yarn एंड वीव क्लॉथ। तो जो एग्जांपल इन्होंने बताया है कि यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन yarn एंड वीव क्लॉथ। तो हम क्या करते हैं, जो हमें कॉटन मिलता है हम उसको स्पिन करते हैं, स्पिन yarn बनाते हैं, यानी कि उसके बहुत पतले पतले जो चीज़ें होती हैं उससे बनाते हैं। उसके बाद उससे क्लोथ को तैयार कर देते हैं। यूजिंग सुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक सुगर और गुड़। और सुगर केन का यूज कर कर हम क्या क्या बनाते हैं? गुड़ और शुगर बनाते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और हम क्या करते हैं? अर्थ का यूज करते हैं, यानी जो मिट्टी है उसका यूज करते हैं ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए। उन्हीं ईंट से अपने घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। Since this sector gradually become associated with the different kinds of industries that come up, it is also called industrial sector। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमें क्या दिखाई देती है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज दिखाई देती हैं, कहीं ना कहीं कन्वर्जिंग एक्टिविटीज दिखाई देती हैं। तो हम इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह देते हैं। After primary and secondary, there is a third category of activities that fall under tertiary sector and is different from the above two। अब देखो, एक जो हमने सेक्टर बना रहे थे, तो हमने दो सेक्टर को जाना, और एक इसमें तीसरा सेक्टर भी आता है। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी के अंदर में और कोई भी सेक्टर नहीं होता है। ये ब्रॉड सेक्टर हैं, इनके फिर छोटे छोटे पार्ट हो सकते हैं, लेकिन बड़े जो ब्रॉड हम कहेंगे, तो ब्रॉडली हमारा जो इकोनॉमी है वो तीन सेक्टर में डिवाइड है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो टर्शरी सेक्टर जो है वो ऊपर के दोनों सेक्टर से थोड़ा सा क्या है? अलग है। और अलग क्यों है, तो इसमें जानोगे आप इसमें अलग क्यों है ऐसा। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर, ये क्या करता है? प्राइमरी की और सेकेंडरी की हेल्प करता है। और ये हेल्प किस तरीके से करता है और क्या करता है, जरा जानते हैं कौन कौन से काम आते हैं इसके अंदर में। These activities by themselves do not produce a good, but they are an
एड और सपोर्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये अपने आप में किसी भी तरीके का गुड प्रोड्यूस नहीं करता है। गुड के बारे में बताया मैंने आपको पहले, तो ये गुड प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन गुड्स जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर में प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अभी हेल्प कैसे करता है, एग्जांपल बताया इन्होंने। फॉर एग्जांपल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। तो क्या होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं प्राइमरी के अंदर में, उनको उस खेत से लेकर कर उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है। या कभी कभी हो सकता है कि ये सारे गुड्स जो हैं एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो तो ट्रेन या ट्रक्स का यूज करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इनको बेच दिया जाता है तो होलसेल और रिटेल शॉप्स में। अब ये होलसेल और रिटेल शॉप्स क्या है, जरा इसको मैं बता देता हूँ आपको। होलसेल का मतलब होता है कि आप बल्क में सामान को बेच रहे हो, यानी कि आपने किसी फार्मर से बल्क में बहुत सारा सामान खरीदा और खरीदने के बाद जो है आप उसको होलसेलर को दे रहे हो, जो उसको डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेचता है, वो अपने पास जमा करके रखता है और छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे दुकानदारों को बेचता है, तो उसको होलसेल ट्रेड भी कहा जाता है। रिटेल का मतलब होता है कि जो हमें अपने आसपास दुकानें दिखाई देती हैं, ये सारी दुकानों के अंदर में जो सामान होता है वो बहुत सारी कंपनीज का भी हो सकता है, बहुत सारे जगहों का भी हो सकता है। तो ये जो सामान इनको मिलते हैं होलसेलर से मिलते हैं, तो ये होलसेल और रिटेल वाला बात हो गई। आगे आता है टाइम्स। हाँ, आगे आता है टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू द अदर ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, और बोरो मनी फ्रॉम बैंक जिसको बैंकिंग कहते हैं, टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड। तो कभी कभी क्या होता है कि और बहुत सारी जो टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर में काम आ रहे हैं वो सब बताया जा रहा है यहाँ पे। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना, और दूसरा होता है कभी कभी हमें टेलीफोन में बात करनी पड़ती है कि भैया एक फार्मर जो है वो दूसरे फार्मर से बात कर रहा है, या एक फार्मर जो है किसी बाहर के ट्रेडर से बात कर रहा है जो सामान बेचता है। तो कैसे बात करेगा, या तो लेटर लिख के बात करेगा या तो टेलीफोन में बात करेगा। लेटर लिखने का काम तो अब बहुत कम हो चुका है, तो ज़्यादातर किस में बात होती है, टेलीफोन में। तो इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाना इस कम्युनिकेशन सर्विसेज। और कभी कभी क्या होता है कि भाई किसी फार्मर के पास पैसों की कमी हो जाती है, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, वो लोन लेता है। तो वो लोन कहाँ से लेगा, बैंक से लेगा। तो इस तरीके से बैंकिंग भी क्या कर रही है यहाँ पे, हेल्प कर रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या हुआ ये बता देता हूँ मैं आपको। स्टोरेज का मतलब यहाँ पर वेयर हाउसिंग कहा जाता है। और वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि भाई जब कोई फार्मर ने चीज़ों को प्रोड्यूस किया, अब उससे सामान कोई खरीद नहीं रहा उससे, तो उसे स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। तो स्टोर करने के लिए जो लोग उसकी मदद करते हैं उन्हें कहा जाता है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको वेयर हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, टर्शरी एक्टिविटीज के हैं। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रेदर देन गुड्स, द टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो जो काम है इस सेक्टर के अंदर में, जो वर्क हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही हैं, सारी एक्टिविटीज के अंदर में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यानी कोई ऐसा सामान प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जिसको आप देख और छू सकते हो। बल्कि यहाँ पे ऐसी चीजें करी जा रही हैं जिनको आप देख और छू नहीं सकते, लेकिन आप उनको क्या कर रहे हो, उसके बदले में उनको जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, इनको सर्विस भी कहा जाता है, फैसिलिटी भी कहा जाता है। चाहे आप देखो कम्युनिकेशन की बात हो, बैंकिंग की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, स्टोरेज की बात हो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो फैसिलिटी का मतलब मैं आपको थोड़ा और बता दूं ताकि आपको थोड़ा और, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था आप कैसे क्लासिफाई करोगे इन एक्टिविटीज़ को, जो बिगनिंग में मैंने कहा था, तो वहाँ पे सर्विस जो होती है, सर्विस का मतलब होता है फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो वहाँ पे जो ऊपर आपने एग्जांपल देखा था, जो पोस्टमैन था वो पोस्ट को लेके आया था कहीं, जगह कहीं पे पोस्ट आई होगी और वो पहुंचाने गया, तो ये क्या कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। वो इंसान को ढूंढना नहीं पड़ रहा है, या वो इंसान को जो है वो आना नहीं पड़ रहा है, पोस्टमैन जो है उसके उस चीज़ों को लेकर उसके पास जा रहा है, तो इसको कहेंगे हम
सर्विस सेक्टर के अंदर में, फैसिलिटी प्रोवाइडिंग कहेंगे इसको। आगे है कि जो सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड। फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर, डॉक्टर एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही काम नहीं आते हैं टर्शरी के अंदर में जो प्राइमरी को और सेकेंडरी को हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम आते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि वो और भी तरीके की जो फैसिलिटी है लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो फैसिलिटी क्या है, जैसे टीचर है, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर जो वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, जो है नॉलेज अर्न करने के लिए ये क्या बन रहे हैं, एक फैसिलिटेटर बन रहे हैं। ये आपको क्या कर रहे हैं, नॉलेज प्रोवाइड करने का आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है कहीं ना कहीं जाकर। आपको स्कूल एक जगह है जहाँ पे आपको लोग मिल जाते हैं, तो क्या हो रहा है, वो फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, कोई बीमार पड़ जाता है तो बीमार पड़ने के टाइम पे उसे क्या चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, उसे सर्विस चाहिए, तो सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, डॉक्टर करते हैं। उसी तरीके से वॉशरमैन है, यानी कि जो धोबी है, वो कपड़े धोता है। चाहे बार्बर है जो आपके हेयर कट करता है, कॉबलर है जो आपके जूते चप्पल को सिलता है, लॉयर है जो आपके केसेस को लड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके की आपको ऐसे गुड्स नहीं दे रहे हैं जिसको आप देख और छू सकते हो, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बदले में क्या करते हैं, आपसे पैसा चार्ज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग वर्क हो गया, जैसे बड़े बड़े ऑफिस के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, यानी वहाँ देखने और संभालने का वर्क होता है, अकाउंटिंग वर्क होता है, रिकॉर्ड मेंटेनिंग का काम होता है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाकर अपने सर्विसेज दे रहे हैं, और उस सर्विसेज के बदले में उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इन रिसेंट टाइम certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies etc. have become important। तो आज के टाइम पर इन सब सर्विसेज के अलावा भी कुछ ऐसी सर्विसेज हमारे सामने आई हैं जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। यानी हमारी जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो कोई बात है, इंफॉर्मेशन है, उसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना उस इंसान तक जिसको पास हमें उसको पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सर्विसेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रही है। जैसे इंटरनेट कैफे है, आपको जो है इंटरनेट का यूज़ करना है और आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ करने के लिए, पहले ऐसा होता था कि हमारे पास जो है मोबाइल फ़ोन ऐसे नहीं होते थे, या इंटरनेट सर्विसेज ऐसे नहीं होती थी जो बहुत फास्ट होती थी, और हमारी जो जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, चाहे हम मेल भेजते हैं, ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये जो इंटरनेट कैफ़े का यूज़ हम वहाँ पे किया करते थे, हम वहाँ जाते थे और पर आवर का कुछ पैसा वहाँ पे देते थे, और उसके बदले में उनका इंटरनेट को हम यूज़ करते थे। एटीएम बूथ को अगर आप देखो तो बहुत सारी जगह पे एटीएम लगे होते हैं, और उन जगह पे जाकर हम अपने पैसों को विड्रॉ कर पाते हैं या डिपॉजिट कर पाते हैं। तो ये फैसिलिटी भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉल सेंटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, ये सब क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, अब आप देखो इसके आगे, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, दो आर ग्रुप्ड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। तो ये टेबल 2.1 आपको पूरा करना है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको पूरा करना है इसको। तो इन्होंने बताया है कि जो इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन। अगर जो इंडस्ट्री है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सब जो है एक दूसरे पे ऊपर जो है इंटरडिपेंडेंट है, अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। और आप अगर देखो ध्यान से कि इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, ये आपस में जब मिलकर काम करेंगे तब जाकर जो है हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, यानी ग्रो करेगी। तो अगर मान लेते हैं कोई फार्मर जो है वो शुगर केन को प्रोड्यूस करता है, और वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, उसके बाद प्रोसेस करने के लिए, यानी उसको गुड़ में कन्वर्ट करने के लिए या शुगर में कन्वर्ट करने के लिए वो किसी शुगर मिल में नहीं देता है, तो क्या होगा,
शुगर मिल बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो काम नहीं करेगी तो काम, वो किस लिए शुगर मिल खोली उसने? ताकि वो काम करे और पैसा अर्न करे। तो ये चीज क्या दिखाती है हमको, इसके बगल में दिया है, दिस इज एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ये प्राइमरी के ऊपर डिपेंड है। तो आपको इसी तरीके से जो आगे के केसेस दिए गए हैं इनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सेक्टर के बारे में बात करी जा रही है और किसके ऊपर डिपेंड होने की बात उसमें हो रही है। तो अब इसको पूरा करेंगे टेबल 2.1 को। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इस पूरे टेबल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आज इतना ही करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर वो थोड़ा सा बच्चे लोग नहीं देख पाते उतने लंबे टाइम तक। तो छोटा ही रखते हैं इसको, आज इतनी बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात हम करेंगे। तो थैंक यू। सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।